नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है चक्रव्यूह का। CHAKRAVIEW। रोज की तरह आपकी राय के बेसिस पर ही आज का शो भी हमने तैयार किया है। सबसे पहले चक्रव्यूह का मेन्यू देख लेते हैं। चक्रव्यूह में आज तुर्कमान गेट के बाद क्या आगे का प्लान है? अतिक्रमण हटाने के बाद अब बुलडोजर MCD का कहां आगे बढ़ा है? पूरी खबर रिपोर्टर्स की पैनी नजर से आपको दिखाएंगे, लेकिन देखेंगे पब्लिक व्यू में कितना परसेंटेज इसको मिलता है। दूसरी खबर जो हमारे पास है, ममता बनर्जी गुस्से में है, बेहद गुस्से में है। कोलकाता में दीदी के करीबी के घर पर ईडी का छापा पड़ा, दीदी को गुस्सा आ गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आज आपको बताएंगे, लेकिन पब्लिक व्यू के वोट देखने के बाद। तीसरी खबर, चक्रव्यूह में आज BMC चुनावों पर हमारी विशेष विश्लेषण हम करेंगे कि क्या इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा, क्योंकि ठाकरे परिवार परेशान दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा माजरा। चौथी खबर जो आज मेन्यू हमारे पास चक्रव्यूह के मेन्यू में है, वो बांग्लादेश की है कि क्या ढाका में मोहम्मद यूनुस के हाथ 7 हिंदुओं के खून का पाप चढ़ गया है। बांग्लादेश में टारगेट किलिंग का पूरा चैप्टर खोलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक व्यू में आने वाले परसेंटेज की। ट्विटर पर और यूट्यूब पर कितने परसेंटेज मिले हैं हमारे पोल में, आपने क्या तय किया है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले चौथे पायदान पर जो स्टोरी दिख रही है वो जामा में अतिक्रमण की है, यानी जामा मस्जिद में क्या इंक्रोचमेंट हुआ है, 15% लोग देखना चाहते हैं। अगली खबर BMC की है, जिसको 25% लोग देखना चाहते हैं कि क्या इस बार बीजेपी का मेयर बन पाएगा। जो दूसरी खबर आई है पायदान पे, वो ढाका की खबर है, 29% लोग इसको देखना चाहते हैं। बड़ी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, 25% 29%। और अब बारी है आज की पहली खबर की, जो दीदी के ऊपर है। बंगाल में ईडी से ममता बनर्जी भिड़ गई हैं, 31% लोग इसको देखना चाहते हैं। आज बहुत दिलचस्प आंकड़े आए हैं, 31% दीदी, 29% ढाका, 25% BMC और दिल्ली में 15%, यानी बहुत ही नेक टू नेक का मुकाबला रहा है। और मुझे बताया गया कि ट्विटर पर, X पर और यूट्यूब पर अलग अलग खबर ने लीड की है, लेकिन अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा निकलकर सामने आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपकी पसंद के हिसाब से चलते हैं और शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुस्से वाले तेवरों से आज शुरुआत करना चाह रहा हूं। बंगाल में विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई पड़ने से पहले ममता बनर्जी का गुस्सा साफ दिख रहा है। अब की बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के बहाने गृह मंत्री अमित शाह से दो हाथ करने के मूड में दिख रही हैं। सबसे पहले दीदी के आज के गुस्से वाले तेवर को देखिए। They are the great killer of democracy। हमारा IT ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा IPAC ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। IPAC क्या है, TMC क्या है, TMC का IPAC से क्या संबंध है, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं, जिनकी पहचान उनके तीखे तेवरों से होती है। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि ममता बनर्जी को आखिरकार आज गुस्सा क्यों आया और आज ईडी का छापा किसके यहां पड़ा, क्यों पड़ा और दीदी ने आपा क्यों खो दिया। दरअसल कोलकाता में आज ईडी की टीम ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, जो कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म है, IPAC जिसका नाम है, उसके दफ्तर और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच भी की गई। 6 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हुई। कोलकाता में प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। और वे जब घर से बाहर निकली तो काफी परेशान थी, काफी गुस्से में थी। उनके हाथ में एक फोल्डर देखा गया, हरे रंग का फोल्डर था, कुछ कागजात उसमें दिखाई दे रहे थे, कुछ फाइलें उसमें दिखाई दे रही थी। इसके बाद ममता IPAC ऑफिस भी गई। ईडी की कार्रवाई पर ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर ईडी के जरिए
टीएमसी की स्ट्रेटेजी से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने का आरोप लगाया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई संगीन आरोप इस मामले में लगाए हैं। हम बारी बारी से दिखा देते हैं कि वो ग्राफिक्स क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा इन ग्राफिक्स के जरिए। ईडी पर हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट ले जाने का आरोप ममता दीदी ने लगाया। ममता दीदी का आरोप गंभीर है। ममता दीदी कहती है कि पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, लैपटॉप भी ईडी ले गई है। राजनीतिक बदले की भावना से ईडी ये कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर सब काम किया जा रहा है। पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जब्त करा कर ले गए, वो भी चुनाव के मौसम में। पार्टी का जो चुनावी प्लान है उसको हाईजैक करने का आरोप भी ईडी पर ममता बनर्जी ने लगाया कि ये छापेमारी सिर्फ उनकी जो चुनावी रणनीति थी उसको खराब करने के लिए ये पूरी साजिश ईडी ने रची और उसके पीछे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह का वो नाम ले रही थी। ममता बनर्जी आक्रामक राजनीति करती रही है, कई सालों से हम सब जानते आए। 15 साल तक सत्ता में रहने से पहले वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ सड़कों पर लगातार संघर्ष करती रही। सत्ता में आने के बाद भी ना उनका तेवर बदला, ना ही उनकी पार्टी का अंदाज बदला। आईपैक के दफ्तर और उसे चलाने वाले प्रतीक जैन के घर पर ईडी के छापे से ममता आग बबूला है। वहीं उनकी पार्टी ने भी अलग अलग जगहों पर आज विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतारे टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता कल खुद सड़क पर ममता बनर्जी उतरकर प्रदर्शन करने वाली हैं। एक जगह धड़क तो छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना इस मामले को सियासी रंग दे गया। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती है। समय चुनाव का है तो बीजेपी भी ममता बनर्जी वाला तेवर दिखा रही है। ये चुनाव से पहले का ही टीएमसी और बीजेपी में जैसे कोई एक ट्रायल मैच शुरू हो गया है, पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है कि आखिरकार चुनावी माहौल में क्या कुछ होने वाला है वो दिख रहा है। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয়, এমন তো নয়। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला। ममता बनर्जी पर संगीन आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया कि जो कागजात लेकर गई वो प्रतीक जैन के घर से, अपने साथ जो फाइलें ले गई वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सरकार के डॉक्यूमेंट थे। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट कॉर्पोरेटर के घर पर या उनके दफ्तर में क्या कर रहे थे, क्योंकि आईपैक जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। वो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का, प्लानिंग करने का, स्ट्रैटेजी बनाने का काम करती है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। तो सरकारी कागजात वहां पर क्या कर रहे थे, ये गंभीर इल्जाम टीएमसी पर लग रहा है। ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर अंदाज में है, ये समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्यों ममता बनर्जी पर लाल पीले हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने भी ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी के जाने पर सवाल उठाए कि आखिरकार मुख्यमंत्री अपने डीजीपी के साथ, अपने मुख्य अधिकारियों के साथ कैसे किसी के घर पर ईडी की कार्रवाई को रोकने को पहुंच सकती है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता। ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी सा दिलाओगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ईयर्स है एंड आईज है। इसलिए ममता बनर्जी को इसमें ज्यादा उनको परेशान हो रहे हैं। अधीर रंजन के बारे में बताऊं उसके पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब ममता बनर्जी पहुंची हैं
उनको जैसे ही पता लगा कि ईडी के छापेमारी हो रही है तो बाकायदा सड़कों पर उतर आई और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ दिखाई दिए, चीफ सेक्रेटरी साथ दिखाई दिए, यानी कुल मिलाकर पूरा प्रशासनिक जो अमला था उसके साथ मिलकर ईडी की कार्रवाई का विरोध करने लगी। एक तरीके से वो नहीं चाह रही थी कि छापेमारी आगे चल पाए। अधीर रंजन चौधरी जो कि टीएमसी, जो कि कांग्रेस के नेता है, उनकी जितनी दिक्कत टीएमसी से उतनी दिक्कत उनको बीजेपी से कभी नहीं होती। वो ममता के घोर विरोधी रहे हैं और पिछली बार तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो तलखी टीएमसी से उनकी और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात आइए आईपैक की कर लेते हैं। जैसा कि मैं शुरू कर रहा था कि आखिरकार आईपैक है क्या, इसको जरा समझ लीजिए। इसके दफ्तर में छापेमारी हुई है ईडी की। आखिरकार आईपैक और ईडी का क्या संबंध है? आईपैक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का काम करने वाली एक संस्था है। जरा ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिएगा और इसमें आप प्रतीक जैन का रोल भी समझ पाएंगे। ये तस्वीर जिनकी है, इनके यहाँ छापेमारी हुई। ये शख्स हैं प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के डायरेक्टर हैं। प्रतीक जैन कौन है? पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जो पहले प्रशांत किशोर चलाया करते थे। प्रशांत किशोर के निकलने के बाद उनके साथ ही प्रतीक जैन अब इसके डायरेक्टर हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम यह संस्था करती है। डेटा आधारित कैंपेन प्लान करना, मीडिया स्ट्रेटेजी प्लान करना आईपैक का काम है। वोटर आउटरीच में, यानी वोटर तक पहुंचने के लिए भी ये संस्था काम करती है। प्रशांत किशोर के हटने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, प्रतीक जैन अब इस संस्था को चला रहे हैं। ये पटना के रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, IIT बॉम्बे से पास आउट हैं और लंबे समय से आईपैक के साथ जुड़े रहे हैं। तो इन्हीं प्रतीक जैन, जो कि अब टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर छापेमारी आज हुई है और ये छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी परेशान है। डेलॉयट इंडिया में भी एनालिस्ट के तौर पर प्रतीक जैन काम कर चुके हैं। राजनीति और प्रशासनिक स्ट्रेटजी बनाने में इनकी बड़ी पकड़ है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इनको बहुत ही की फैक्टर के तौर पर टीएमसी के लिए देखा जाता है। आज जो कुछ कोलकाता में हुआ, जैसा गुस्सैल अंदाज में ममता बनर्जी दिखी, वो उनके पुराने तेवर हैं। याद करिए 4 फरवरी 2019 में शारदा घोटाले के संबंध में सीबीआई ने कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापा मारा था। इसके विरोध में तब भी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, वो 70 घंटे के धरने पर सड़क पर बैठ गई थी। किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री को इस तरह स्टैंड लेते आपने शायद ही कभी देखा हो। मुख्यमंत्री रहते सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करें, यह भी शायद ही हुआ हो। ममता ने तब राजीव कुमार को सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक बताया और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उसी तरह 17 मई 2021 को सीबीआई के दफ्तर जाकर ममता ने विरोध प्रदर्शन किया था। वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। तो ममता अपने विरोध दिखाने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जानी गई है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर रही हो। दरअसल आज की घटना केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे लंबे राजनीतिक टकराव की एक और कड़ी है। इससे पहले भी राज्य में ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर ममता सरकार केंद्र पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाती रही है। एसआईआर को लेकर भी टीएमसी केंद्र सरकार पर काफी हमलावर है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कभी चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं तो कभी मुख्य चुनाव आयोग को चेतावनी देने लगते हैं। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी इन दिनों की हुई है। यानी हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश बंगाल की टीएमसी सरकार, ममता सरकार केंद्र के लिए कर रही है। एक जमीन तैयार हो रही है कि उसको सताया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे आज की अगली खबर की ओर, जो कि वो भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी दिलचस्प, क्योंकि वोटिंग में लगभग बराबरी का मामला था हर खबर के बीच में। ये बात बांग्लादेश की मैं कर रहा हूं। बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और आरोप लग रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान की शय पर होता है। ऐसे में मुझे पाकिस्तान के एक मशहूर शायर हबीब जालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। दीप जिस महल्लत, जी हाँ, दीप जिस महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कट्टरपंथियों ने 20 दिन में 7 हिंदुओं की बांग्लादेश में जान ले ली है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चुप्पी साध कर बैठे हैं।
जैसे जमाने से यही जाहिर करना चाहते हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार को यह मानना होगा कि उनके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को यह जानना होगा कि 20 दिनों में 7 अल्पसंख्यकों, यानी कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ही माइनॉरिटी में है, तो 7 हिंदुओं की हत्या की गई है। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। ये एक समुदाय का कत्लेआम है, चुन चुन कर मारे जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो नौगांव का मिथुन सरकार नहर में डूबकर नहीं मरता। अगर मिथुन सरकार को यूनुस गवर्नमेंट बांग्लादेश के सिस्टम पर भरोसा होता तो मिथुन सबसे पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देता, कोर्ट की शरण में जाता। लेकिन कट्टरपंथियों के कोराम ने बांग्लादेश का वो हाल कर दिया है कि चोरी का आरोप लगाकर एक अल्पसंख्यक हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 25 साल का ये हिंदू युवक जिसका नाम मिथुन सरकार है, जिस पर चोरी का आरोप लगा था, ना कोई सबूत दिखाए गए, ना कोई सुनवाई हुई, सिर्फ भीड़ उसके पीछे दौड़ पड़ी। भीड़ ने दौड़ाया और जान बचाने के लिए मिथुन एक नहर में कूद गया, ये सोचकर कि पानी में कूदकर वो शायद बच सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मिथुन नहर में नहीं, कट्टरपंथियों ने नफरत के नहर में डुबोकर मिथुन को मार डाला। मिथुन सरकार की मौत हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह सिर्फ हिंदुओं की हत्या नहीं, बांग्लादेश में सिस्टम की हत्या है। बांग्लादेश के नौगांव में सिर्फ मिथुन सरकार नहीं डूबा, बांग्लादेश का कानून डूब गया और यूनुस सरकार का अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दावा भी नहर में बह गया। मेरा यूनुस सरकार से सीधा सवाल है कि क्या यूनुस सरकार सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की लाशें गिनने के लिए है? अगर मोहम्मद यूनुस यही चाहते हैं तो चलिए मैं उनको गिना भी देता हूं कि आखिरकार 20 दिनों में हुआ क्या है। 18 दिसंबर 2025 दीपू चंद्रदास, 24 दिसंबर 2025 अमृत मंडल, 29 दिसंबर 2025 ब्रजेंद्र विश्वास, 31 दिसंबर 2025 खोकेन चंद्र, 5 जनवरी 2026 राणा प्रताप, 5 जनवरी 2026 शरद चक्रवर्ती और 7 जनवरी 2026 मिथुन सरकार की हत्या। ये वो 7 चेहरे आपके सामने हैं जो बीते 20 दिनों के अंदर बांग्लादेश में मारे गए सब के सब माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू समुदाय की। बांग्लादेश के लिए 7 खून माफ नहीं है। 7वां अल्पसंख्यक हिंदू मिथुन सरकार तो कट्टरपंथियों के हाथों मरने की बजाय खुद ही जल समाधि लेकर मरना उसने मुनासिब समझा। लेकिन बाकी के 6 की जान कैसे गई? कोई लिंचिंग का शिकार हुआ, किसी को जलाकर मार डाला गया, किसी को चाकुओं से गोद कर मारा गया। और ये सब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के राज में हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में हिंदू अब जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। कब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की उन्माद की पराकाष्ठा का पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। नफरत के उन्माद में धधक रहे बांग्लादेशियों के बयान यूनुस सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। बांग्लादेश में यह आग अचानक नहीं भड़की है। दावे किए जा रहे हैं कि इनकी चिंगारी रावलपिंडी में सुलगी, कट्टरपंथ ने पेट्रोल डाला और पर्दे के पीछे से हवा मोहम्मद यूनुस ने दी है। और अब बांग्लादेश से बाहर आ रहे वीडियो दुनिया के सामने कट्टरता की करतूत को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद मोहम्मद यूनुस को शर्म आ रही है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित है। आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है और कब तक की जाएगी? अब धर्म के आधार पर जीने और मरने का फैसला होने लगे। जब सड़क पर जीते जी इंसान को मारकर जला दिया जाए और वहां की सरकार मूक दर्शक बनी रहे तो बताने को क्या ही रह जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या ये सिर्फ हत्या नहीं, ये बांग्लादेश के सिस्टम पर सवाल है। बांग्लादेश के हिंदुओं से खुद को हिंदू नहीं बोलने की नसीहत सुना रहे मोहम्मद यूनुस के लिए अब क्या ही कहा जाए। क्या यूनुस सरकार को हिंदुओं की लाशें दिखाई नहीं देती? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी इतनी ऊंची है कि अल्पसंख्यकों का बहता खून उन्हें नजर नहीं आता? मेरा सीधा सवाल है कि क्या ये धर्म बनाम मजहब है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हिंदू बनाम मुसलमान है? हरगिज नहीं। ये तो सभ्यता बनाम बर्बरता है। ये कट्टरपंथ की आग में जलते बांग्लादेश का आज का कड़वा सच है। हैरानी की बात यह कि सच से अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? यूनुस सरकार की चुप्पी के पीछे की वजह क्या
मुस्लिम तुष्टीकरण है? या क्या मोहम्मद यूनुस माहौल को इसीलिए हिंसक बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे? क्या यह मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान को खुश रखने की कोई तरकीब है, या वो शेख हसीना का पुराना बदला चुकाने के लिए अल्पसंख्यकों पर हमले करवा रहे हैं? अब ये खुला खेल फर्रुखाबादी जैसा है। पाकिस्तान और चीन की शह पर बांग्लादेश से शेख हसीना का नामो निशान मिटाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या नहीं किया। पहले सड़कों पर हिंसा फैलाई गई ताकि बांग्लादेश में डर का माहौल बने। फिर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया ताकि बांग्लादेश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाया जा सके। उसके बाद अदालत के जरिए शेख हसीना पर फांसी की तलवार लटका दी गई ताकि इतिहास ही बदल दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तानी वर्दी पर भी आरोप लग रहे हैं। आजाद भारत का इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जब से बनी वो भारत के खिलाफ ही साजिश बुद्धि आई है। कभी कश्मीर, कभी अफगानिस्तान, तो अब बांग्लादेश नया मोहरा बना हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश में काम कर चुके भारत के पूर्व राजदूत दीपक बोरा डायरेक्ट मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज दे रहे हैं, सुन लीजिए जरा। एक चीज यूनुस, अगर आप सुन रहे हो, मैं तो आपको मोहम्मद यूसुफ खान कहता हूँ। कुछ एक बहुत बुद्धिजीवी पाकिस्तानी ने जो मेरे ग्रुप में, उसने कहा था, एम्बेसडर 1971 में तो हम इनकी नस्ल बदलने वाले थे, ये आप पे नफरत करते हैं, आपसे पूरी तरह से। पाकिस्तानी मुसलमान जो है, पंजाबी, वो नफरत करता है। और उन्होंने कहा भारत ने बीच में हस्तक्षेप किया तो हम इनकी नस्ल बदल नहीं सके। अब एक और मौका है आपकी नस्ल बदलने का। आपकी महिलाओं के साथ जो वो करेंगे ना, तो फिर या तो आप खुदकुशी करेंगे या आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। किसी ने इसका इलेक्शन नहीं किया, ये तो हिलरी क्लिंटन का खनसामा होता था या चपरासी होता था। पहले इसको नोबेल पुरस्कार दिया, फिर बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर बना के भेज दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं का खून सिर्फ हिंदुओं या अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं है, ये मानवता की भी परीक्षा है। और इस परीक्षा में यूनुस सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन अब उनके नोबेल मेडल पर भी बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के खून के छींटे साफ साफ दिखाई देते हैं। और किसी भी देश की मुखिया के लिए ऐसे दाग कतई अच्छे नहीं होते। अब आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। लेकिन अगली खबर पे जाए उसके पहले बता दूं कि 7:28 के बाद हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आएंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट को लेकर जो विवाद चल रहा है, वहां से जमीनी रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल किए अतिक्रमण को दिखाते हुए। लेकिन पहले बीएमसी की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं, किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल है कि क्या सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा? महाराष्ट्र में भले ही 29 महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें बीएमसी यानी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन पर लगी हुई हैं। हर कोई देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर राज करना चाहता है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स हैं, जो कि अब एक हो गए हैं। कांग्रेस तो इस सीन में सबसे पीछे नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। अकेले मतलब जो उनके पुराने साथी थे सब दूर जा चुके हैं। एक नई पार्टी, एक नया गठबंधन बनाया है उन्होंने प्रकाश आंबेडकर के साथ। लेकिन इस चतुर्कोणीय लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी अगर किसी की फिलहाल दिखाई देती है तो वो कांग्रेस की ही है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट है। महायुति का हिस्सा होने के बावजूद मुंबई में अजीत पवार की एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ मैदान में है, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल बाद उद्धव और राज ने हाथ मिलाया है इस बीएमसी चुनाव के लिए। लोकसभा के लिए नहीं मिलाया, विधानसभा के लिए नहीं मिलाया, लेकिन बीएमसी के लिए मिला लिया। आप समझ रहे हैं क्यों? आगे तफसील से मैं बताता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनाने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीएमसी में भी बीजेपी का कमल खिलने वाला है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में भी घुसपैठ का सियासी तड़का लगा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस ने दावा किया कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर बनेगा। बीजेपी जीत की सबसे लंबी छलांग लगाएगी। और इतना ही नहीं, मेयर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा, हिंदू मराठी होगा।
और बीजेपी से होगा। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। महापौर हिंदू भी होगा, मराठी भी होगा, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। इसका क्या मायने हैं, सियासी मतलब आगे मैं आपको समझाता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और ये सारे के सारे महायुति के यानी बीजेपी वाले गठबंधन के हैं। इनसे 64 उम्मीदवार खुद बीजेपी के हैं। ये लीड लेकर बीजेपी खेमा बहुत गदगद दिखाई देता है, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे को ये परेशान जरूर कर रहा होगा, इसीलिए उनकी पेशानी पर बल पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। बीएमसी में एक एक वोट के लिए बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इस वक्त सबसे मजबूत दिखाई देता है। रात हो या दिन, महायुति के नेता मैदान में जमकर पसीना बहाते हैं। कल रात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर्ली में प्रचार कर रहे थे। वर्ली उद्धव ठाकरे का गढ़ समझा जाता है, लेकिन बागियों ने यहां शिवसेना की नींद उड़ा कर रखी हुई है, इसीलिए एकनाथ शिंदे महायुति की जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो शिवसेना का बालेकिल्ला है, शिवसेना भाजपा महायुति का बालेकिल्ला है। अब देखिए कितने लोग यहाँ पर, कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है हमारे कैंडिडेट के प्रचार के लिए। ये अभी पूरी तरह लोगों ने तय कर लिया है कि महायुति को यहाँ से जिताएंगे। बीजेपी के चांसेस ज्यादा हैं और इसकी सीधी वजह यह है कि इलेक्शन जो लास्ट वीक तक एक एजेंडा सेट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए, वो पूरी तरह से अभी भी सेट नहीं हो पाया है। किसी भी पार्टी को अगर अपना आर्थिक कंधा मजबूत करना है तो बीएमसी पर राज करना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बीएमसी का बजट इतना है कि कई राज्य भी इससे पीछे छूट जाते हैं। 2025-26 के लिए बीएमसी ने 74,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। यह बजट मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों से कहीं ज्यादा है। बीएमसी में वैसे तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। बीएमसी में ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विवाद, वार्ड परिसीमन में बदलाव और कोर्ट केस चलने की वजह से चुनाव में 4 साल की देरी हुई है। बीएमसी में अब तक शिवसेना की ही तूती बोलती रही है। करीब 3 दशकों तक शिवसेना ने इस मालदार महानगर पालिका पर राज किया है। पिछली बार बहुत ही कांटे का मुकाबला था, केवल 2 सीट से शिवसेना आगे थी और तब शिवसेना एक भी थी, यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ थे। इस बार शिवसेना में भी 2 फाड़ हो चुकी है। आखिरी बार भी शिवसेना ने चुनाव जीता था, यह तब का दौर था जब बीजेपी और शिवसेना साथ साथ थे। एकनाथ शिंदे के हाथों में तब भी शिवसेना का धनुष बाण था, अब तो कानूनी दावा ही उनका साबित हो चुका है। लेकिन 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। इसके बाद 2022 में शिंदे की बगावत ने उद्धव को और कमजोर कर दिया। लेकिन अब उद्धव और राज की जोड़ी 100 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान करके कम बैक करने का जोर लगा रही है। आखिर राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, लेकिन बीजेपी ने इसी पर ठाकरे बंधुओं को अब घेर लिया है। रेवड़ी कल्चर सुविधा देना ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। 500 स्क्वायर फीट तक मालमत्ता कर, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करना रेवड़ी नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको घर देना। अगर हम झुग्गी झोपड़ी में टॉयलेट्स बनाएंगे, ये क्या रेवड़ी है? जो लोग गरीब लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनाए, क्या रेवड़ी है? बीएमसी के चुनाव पर देश की नजरें रहती हैं। इसे महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव कहते हैं। जब भी बीएमसी का चुनाव होता है, फिल्मी सितारे भी वोट डालने में पीछे नहीं दिखते हैं। फिल्मी हस्तियां कई पार्टियों के चुनाव प्रचार में भी इन चुनावों में नजर आती हैं। पिछली बार की चुनाव की तस्वीरें हैं जब बड़ी संख्या में फिल्मी हस्तियों ने वोट डाला था और चुनाव प्रचार का हिस्सा बनी थी। अब वक्त हो गया है 7:27। अब सीधे वक्त आपके पास ले चलते हैं दिन की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए। जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देने का निर्देश दिया गया है।
अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ के केजीएमयू के फरार चल रहे डॉक्टर रमीज मलिक के घर की कुर्की का नोटिस चस्पा दिया गया है। डॉक्टर पर महिला रेसिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगा है। तीसरी खबर बनारस से। बनारस के दाल मंडी में एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। चौथी खबर अमेरिका के एक्शन के बाद रूसी सांसद ने खुली धमकी दी है। रूस ने कहा कि अमेरिकी जहाज डुबोना ही वॉशिंगटन को रोकने का तरीका है। अमेरिका ने रूसी ऑयल टैंकर को कल बीच समंदर में जब्त कर लिया था। आइए अब लौटते हैं आज की हमारी एक और बड़ी कहानी की ओर, जिसको बड़ी संख्या में पब्लिक व्यू में वोट मिले हैं। तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो हंगामा मचा। वो तस्वीरें आपने खूब देखी। लेकिन कमोबेश पुरानी दिल्ली के बहुत सारे इलाके में ऐसे हंगामे का अंदेशा दिखता है। वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर, और वो ऑर्डर है जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे का आदेश देना। दरअसल जामा मस्जिद की बात अलग है। दिल्ली में मुगल कालीन धरोहर की अनमोल निशानी है जामा मस्जिद। लाल बलुआ पत्थर की भव्य दीवारें उसकी ऐतिहासिक विरासत को बयां करती हैं। आज की तारीख में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इसे संरक्षित इमारत का तमगा देता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सवाल यह है कि तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर एक्शन की क्या तैयारी है। पूरा मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें फरहत हसन, मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल अमीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इनकी पिटीशन में मांग की गई कि जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाया जाए। मस्जिद परिसर में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर फौरन रोक लगाई जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वो जामा मस्जिद के आसपास एमसीडी पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों को डिटेल सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट 2 महीने में जमा करे। जाहिर है अदालत के आदेश के बाद अब एमसीडी जामा मस्जिद के इलाके का सर्वे करेगी। लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के दूसरे दिन नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने जो कुछ देखा, जो कुछ उनकी नजरों ने देखा, उनके कैमरे ने देखा, पहले उस पर एक नजर डालते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जो अब तस्वीर है वो जामा मस्जिद एक दिल्ली के विरासत की पुरानी इमारत और ASI की प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अगल बगल किस तरीके से अवैध अतिक्रमण करके आरोप है कि रोजाना 1-1 हजार रुपए वसूल कर यहाँ पर दुकानें जो है वो लगाई जाती हैं और ये किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। और इस इलाके की स्थिति अगर आप देखें जामा मस्जिद की, तो एक अगर आप कुतुब मीनार की तस्वीर देखें, आप ताजमहल के आसपास की तस्वीर देखें और एक जामा मस्जिद के पास के हालात देखें, तो जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उन्हीं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। और आप दूर तक देखें तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये पीछे मीना बाजार की ओर जाता है और बीच में इसके फाउंटेन बना हुआ था। ये तमाम जो हेरिटेज प्रॉपर्टी और इसकी सुंदरता को कैसे एक एक करके जो है वो तमाम ठेकेदारों और कब्जेदारों ने बर्बाद कर दिया और इसकी खूबसूरती को छीना। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर दिल्ली नगर निगम जो है वो सर्वे करके एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा करे कि कैसे यहां पर ये जो आरोप लग रहे हैं और जो तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी गई हैं उससे किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता अब्दुल अमीरों के साथ नवभारत रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव सबसे पहले जामा मस्जिद के गेट नंबर 9 पर पहुंचे। यहां मस्जिद की दीवार के साथ प्राइवेट डिस्पेंसरी चल रही है। वहीं याचिकाकर्ता अब्दुल ने बातचीत में एक और बड़ी बात हमको बताई, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे कब्जेदार भी हैं, लेकिन उनके तार एक जगह ही जाकर जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये गेट नंबर 9 की तस्वीर दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने अपनी रिहाइश यानी कि उनके भाई की जो है रिहाइश है, रेजिडेंस बना रखा। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी 24/7 चलता है, छोटा मोटा नर्सिंग होम भी चल रहा है। लेकिन क्या इन सभी की इजाजत ली गई है? क्या ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में चलते हैं या फिर किसी तरह का कोई टैक्स भी इन्हें दिया जाता है, या जामा मस्जिद के नक्शे में कहीं इन चीजों की इजाजत दी भी गई है? ये बहुत सारे सवाल अब्दुल अमीरों जी से पूछेंगे। मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या क्या है जो गेट नंबर
रहा हूँ, ये बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ ये क्या है? रिहाइश है। हाँ, कौन रहता है यहाँ? ये वो रहते हैं अहमद बुखारी के भाई, अच्छा हसन बुखारी। अच्छा। उसमें अब्दुलरहमान के पास है, ये इन्होंने अप्लाई करके ट्रस्ट बना रखी है, हाँ। फाउंडेशन, वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है। इनके घर के ट्रस्ट के अंदर भी घर के लोग हैं सारे, अच्छा। और चला रखे हो। इन पे लाइसेंस नहीं है, कुछ वैसे नहीं है, कागज परमिशन किसने दी तुम्हारे को जगह, कोई अलॉटमेंट नहीं है इनके पास। अच्छा। ये एमसीडी से मैंने आरटीआई में जवाब ले रखा है, एमसीडी ने आरटीआई में कर रखा, हमने किसी को अलॉट नहीं करी। तो क्या जामा मस्जिद का जो मूल नक्शा है, उस नक्शे में इस तरह के व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों का कोई जिक्र है क्या वहाँ पर? नहीं, वहाँ कुछ भी जिक्र नहीं है, सिर्फ जामा मस्जिद का? जामा मस्जिद का जिक्र है। हमें जामा मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जामा मस्जिद के जो इंक्रोचमेंट है ना, उससे आपत्ति है। पिटिशनर अब्दुल अमीर का दावा है कि गेट नंबर 9 के पास मस्जिद की प्रॉपर्टी में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के भाई हसन बुखारी की रिहाइश है। अब्दुल ने पिछले साल 28 जुलाई को दिल्ली वक्फ बोर्ड में आरटीआई लगाकर कुछ अहम सवाल पूछे थे, जैसे इस्लामी नियमों के मुताबिक क्या जामा मस्जिद के इमाम को परिसर में कोई निजी कमरा दिया गया है। इसके जवाब में आरटीआई में कहा गया कि इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता के मुताबिक जामा मस्जिद के परिसर में न सिर्फ इमाम बुखारी बल्कि उनके सभी भाइयों के अलग अलग निवास स्थान बने हुए हैं, जबकि किसी भी वक्फ संपत्ति में अलग से कमरा बनाने की इजाजत नहीं होती है। तो जामा मस्जिद का वो गेट जहां से तमाम विदेशी सैलानी, अगर आप देखें तस्वीरों में, तो यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। और 1656 में बनी ये शाही मुगल मस्जिद जो है, उसके ठीक सामने हम खड़े हैं। और यहाँ पर गेट नंबर 7 है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो इमाम बुखारी हैं उनका घर है, और इसके साथ में एक पार्किंग भी यहाँ पर बनी है। फॉरनर की पार्किंग है, ये भी पार्किंग है 3 नंबर। हाँ। ये अनऑथराइज पार्किंग है, एमसीडी ने लिख के दे दिया, हमने कोई पार्किंग अलॉट नहीं करी, न हमारे पार्किंग नहीं है। ये जामा मस्जिद के नाम से, फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से है। तो क्या इससे कमाई होती है? कमाई होती है, 200 रुपए बाहर लेते हैं, 500 रुपए गाड़ी लेते हैं। फॉरनर गाड़ी जो आती है, अच्छा, पर गाड़ी के लेते हैं पैसे। आप ये देखें तो यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है वो घेर कर अनऑथराइज पार्किंग चल रही है रोड की। अच्छा, ये 3 नंबर गेट पे अनऑथराइज पार्किंग है। ये सारी पार्किंग अनऑथराइज्ड है। जितनी आप गाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं, ये अवैध तरीके से यहाँ पर खड़ी की जाती हैं। अभी देखो ये वो बना रखा है इन्होंने, हाँ। बैटरी रिक्शा चार्ज होती है इस नंबर 4 नंबर पे। बैटरी रिक्शा चार्ज करते हैं लोग? हाँ जी, ये बैटरी रिक्शा खड़ी हुई है, अंदर निकलती है, अंदर से आती है चार्ज होके। अच्छा, यहाँ अंदर रिहाइश कर रहे भी जगह दे रखे हैं, अंदर रह रहा है। तो यहाँ पर आरोप है कि ये जो नो पार्किंग, नो वेटिंग, नो पार्किंग लगा हुआ है, ये गेट नंबर 4 का हिस्सा है। यहाँ पर ई रिक्शे चार्ज करने के लिए, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए अवैध चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है। जामा मस्जिद के आसपास सिर्फ अवैध पार्किंग की समस्या नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यहां अतिक्रमण के नाम पर दलालों और अफसरों के बीच गोरख धंधा भी चलता है, और इसकी वजह से इलाके के बड़े हिस्से में रेहड़ी पटरी वाले बिना अनुमति के अपनी दुकान चला रहे हैं। चक्रव्यूह में हमने आपको अब तक जो रिपोर्ट में दिखाया, उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुगल कालीन वास्तुकला के इस नायाब इमारत की धरोहर और सुंदरता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। अतिक्रमण की वजह से इसकी सुंदरता पर कोई दाग न लगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चारों तरफ जामा मस्जिद पर जैसे कब्जा जमाए बैठे हैं, उससे इसको निजात दिलाना एक तरीके से बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कई सारी समस्याओं की वजह बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात जामा मस्जिद के पास तुर्कमान गेट इलाके की करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां मंगलवार रात अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी और बवाल की घटना को लेकर जांच और एक्शन अब दोनों तेज हैं। फैज़ इलाही मस्जिद के पास पथराव करने के आरोप में 5 लोगों की तो कल ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 30 बवालियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के बॉडी बॉर्न कैमरे और वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत इकट्ठे किए गए हैं। इस मामले में एक यूट्यूबर सलमान की भी तलाश तेजी से की जा रही है। सलमान पर आरोप है कि उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा होने की एक वीडियो के जरिए कॉल दी थी। चक्रव्यूह में कल ही मैंने क्लियर कर दिया था कि जिस फैज़ इलाही मस्जिद के तोड़ने की अफवाह फैलाई गई थी और फैलाई जा रही है, उसे एनफोर्समेंट एजेंसियों ने टच तक नहीं किया है। वहीं एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें घटना की रात समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी में भड़काऊ नारेबाजी हो रही थी। दिल्ली पुलिस की जांच के एंगल में ये वीडियो भी है। समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी को दिल्ली पुलिस जल्द ही नोटिस भेज सकती है। वहां पथराव में करीब 5 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इन्हीं में से एक कांस्टेबल विक्रम भी हैं। इनका सिर फट गया, 3 टांके लगे। कांस्टेबल विक्रम ने नवभारत के कैमरे पर बताया कि कैसे
तुर्कमान गेट के इलाके में कल रात भड़काऊ नारेबाजी हुई थी और एक बार ये सब कुछ हो गया तो इन्हें हटाना किस कदर मुश्किल हो जाता। उसकी तस्वीर तुर्कमान गेट के पास हुए बवाल में सबने देखा। इसीलिए इन्फोर्समेंट एजेंसियों को चाहिए कि वो तमाम धार्मिक स्थलों के लिए वो काम करें जिससे ये ना लगे कि वहां पर किसी तरह का इन्क्रोचमेंट हो पा रहा है। भड़काऊ नारेबाजी भी हुई थी। हाँ, ऐसा ही बोला था, तुम्हारा खून सो गया है क्या, ये बस ऐसा ही था एक बंदा। अच्छा, और भी कई तरह के नारे लग रहे थे? नारे लग रहे थे पर वो ध्यान नहीं दिया मैंने, क्या था वो ड्यूटी पे ध्यान ज़्यादा था, वहाँ पे पथराव होने लगा था। और अब एक और आज की अहम खबर। देश के बड़े बिजनेस घरानों में शामिल वेदांता ग्रुप पर नए साल की शुरुआत में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुधवार को अस्पताल में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और 49 साल की उम्र में अग्निवेश दुनिया को अलविदा कह गए। पिता अनिल अग्रवाल ने बीती रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बुरा वक्त बीत चुका है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनिल अग्रवाल के परिवार की पहचान सादगी की रही है। पत्नी किरण अग्रवाल फैमिली को संभाले हुए हैं, चकाचौंध की दुनिया से दूर रहती हैं। उनके 2 बच्चे थे। बेटा अग्निवेश अब इस दुनिया में नहीं है। अग्निवेश वेदांता की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में थे, जबकि बेटी प्रिया अग्रवाल हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अग्निवेश अग्रवाल की नेटवर्थ का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि वे देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक अग्रवाल परिवार की अरबों की संपत्ति के वारिस थे। 1979 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। अनिल अग्रवाल इसके संस्थापक रहे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेवेन्यू करीब 1.5 लाख करोड़ हुआ। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक मार्केट कैप 2,31,000 करोड़ के आसपास थी। ये आंकड़े वेदांता ग्रुप के हैं। कारोबार के प्रमुख क्षेत्र रहे, जैसे कि जहां पर वेदांता के काम होते थे, जिस सेक्टर्स में वो ऑयल है, गैस है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर है। विश्व में वेदांता जो है उसका नाम नंबर कहाँ आता है इस ग्रुप का? भारत, दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया, नामीबिया, इन तमाम जगहों पर वेदांता ग्रुप काम करता है। हज़ारों लोग इसके साथ ग्रुप के साथ काम करते हैं और इतना बड़ा लॉस हुआ है कि ये वेदांता ग्रुप के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं। जैसा कि मैं रोज पब्लिक व्यू में पब्लिक के कमेंट जरूर इस शो में लेता हूं, आज भी हम ले रहे हैं। दिल्ली की घटना पर कुछ व्यूज हमको मिले हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब सबसे पहले बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की आज अखंड भारत की स्थापना की बात की गई है। इसमें सामने आया, कृष्ण मिश्रा लिखते हैं, ये उनका ट्वीट है। और भी ट्वीट्स हमको मिले हैं जिनको हम जगह देने की कोशिश अपने शो में करते हैं। और बांग्लादेश हिंदू बहुत जुल्म सहन कर रहे हैं, ये अरुण केसवानी ने अपने पब्लिक व्यू में इस बात को लिखा हुआ है। इसी नोट के साथ आज चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।